Hello everyone, so today we are going to begin the new kingdom, that is kingdom Protista. As you all know that we are running into the kingdom Monera in the earlier lecture videos, okay? So kingdom Monera हमने complete किया. अब आप जानते हैं according to the 5 kingdom concept, after kingdom Monera we have to move into the kingdom Protista, right? So we are moving into the kingdom Protista. Kingdom प्रोटिस्टा. आपको याद होगा किंगडम मोनेरा के अंदर जो चीफ कैरेक्टर्स थे वो थे किंगडम मोनेरा के चीफ कैरेक्टर्स थे यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ स्लाइट चेंज दैट आल्सो शोज दैट द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्विंग. ऑर्गेनिजम्स अब बेहतर होते चले जा रहे हैं. दैट मींस दे आर डेवलपिंग मोर स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडी designs and more complexity as compared to monerans, right? So their basic feature is that they are unicellular. ये तो अभी भी सेम ही है, but now they have turned into eukaryotic. They are eukaryotic organisms. Okay बेटा, थोड़ा सा रिकॉल करिए. आपने कुछ नाम सुने होंगे आपने, जैसे अमीबा, आपने सुना होगा यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. ये सब इस ग्रुप के ही मेंबर हैं. यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ. देखिए क्लास 10th के अंदर आपका एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस. वहां पर जब आपको पढ़ाते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो आपको समझाया जाता है किसके थ्रू? अमीबा के थ्रू. ठीक है, एनिमल्स के टॉपिक में वहां इस बात का डिस्कशन हो रहा है. लेकिन यहां पर आके आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि नाउ वी विल स्टडी द अमीबा इन प्रोटिस्टा. किसके अंदर पढ़ेंगे आप? प्रोटिस्टा के अंदर, ना कि एनिमेलिया के अंदर आप उसको पढ़ने वाले हैं इन क्लास 11th. Okay, so here we have that protistans have two major characters. They are unicellular and they are eukaryotic. One more thing here I tell you, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है. First of all, I write the some members of this group. Okay, like they have a famous member amoeba, they have paramecium, they have euglena. Okay, amoeba, paramecium and euglena. These are the members of group Protista. Number of are there, but एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है. जब आप किंगडम प्लेंटी में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लेमाइडोमोनास एल्गी में देखने को मिलेगा. When you talk about the क्लेमाइडोमोनास, तो देखिए इसके अंदर भी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा. ये भी यूनिसेल्युलर है और ये यूकैरियोटिक भी है, लेकिन हम इसे प्रोटिस्टा में नहीं रख रहे हैं. So what is the reason behind? देखिए किसी भी एक कैरेक्टर के बेस पर आप किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते. ऑलमोस्ट कोशिश की जाती है, वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर उसके और सारे कैरेक्टर्स हायर लेवल्स की ओर मूव करते हैं तो हमें उसे फिर दूसरे ग्रुप में प्लेस करना पड़ता है. देखिए क्लासिफिकेशन को बनाने का लॉजिक है स्टडीज को स्ट्रॉन्ग बनाना. ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखें, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी इस ग्रुप में नहीं आएगा. सो मेक इट क्लियर. करेक्ट? So here we see that the chief members are amoeba, paramecium, euglena, or number of you will find there. So they are unicellular, they are eukaryotic, they usually solitary का मतलब होता है अकेले जीवन जीते हैं. इनकी पूरी कोशिश होती है कि अपना अकेले ही लाइफ निकाल देते हैं. देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए तो उस समय कॉलोनाइजेशन था ही नहीं. ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज में जनरली नहीं रहते थे. सो दे ट्राई टू लिव देयर लाइफ एज अ सॉलिटरी लाइफ. अकेला जीवन जीने की कोशिश ये करते हैं. देयर आफ्टर वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट का मतलब वो रहते कहां पर है. ठीक है, दिस इज देयर हैबिटेट. वो रहते कहां पर है. समटाइम्स यू विल हियर दिस वर्ड लाइक हैबिटेट बाय योर टीचर्स. Both are correct, no problem at all. So habitat means they are predominantly aquatic, water dwelling. water के अंदर रहते हैं, जनरली पानी के अंदर रहते हैं. लेकिन ये बात भी आप मान के चल लीजिए कि they can live somewhere else as parasite. ह्यूमन बॉडी में भी ये मिलते हैं. सो ये कहने की बात नहीं हुई कि साहब ये कहीं और नहीं मिल सकते. हाँ, लेकिन अक्सर आपको इनकी अवेलेबिलिटी वाटर के अंदर ही मिलेगी. Another character very very important. This is a connecting link. कनेक्टिंग लिंक को समझाने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, आपने पढ़े थे मोनेरा, देन आफ्टर यू टॉक्ड अबाउट प्रोटिस्टा, देन वी टॉक्ड अबाउट फंजाई, देन वी टॉक अबाउट प्लेंटी, देन वी टॉक अबाउट एनिमेलिया, then we talk about animalia. So here you see a very interesting statement we are giving about that this Protista kingdom is a connecting link. This Protista kingdom is a connecting link between Monera and the left these three.
इसका मतलब ये बन जाता है कि मोनेरन्स से इवॉल्व हुए प्रोटिस्टेंस और प्रोटिस्टेंस से इवॉल्व हुए द अदर 3 मेजर ग्रुप्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ दीज टू, दैट मींस मोनेरन्स एंड द फंजाई प्लेंटी एनिमेलिया। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोटिस्टेंस। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर टू सी a general criteria. Okay, we are not moving into the categories of the kingdom Protista. We are taking a sum, एक summary हम ले रहे हैं कि इनके ग्रुप के मेंबर्स के साथ क्या क्या होता है या इनके क्या क्या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लगभग सारे ही ग्रुप्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम 1 by 1 बात करेंगे सबके बारे में। Here we have some peculiar features about the Protistants. Okay, we are not talking about a particular member here. That we will talk later on. Here we are talking about certain characteristics जो सब में देखे जा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पता लगे कि ये मेंबर्स कैसे काम करते हैं, क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। देखिए, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है। सपोज आई से एक्वेटिक, एक्वेटिक पानी में रहता है। मैंने बोला जीरिक जो डेजर्ट में रहता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एरियल, इसका मतलब कहीं ना कहीं एयर में रहता है। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहां पर रहता है। सो दे आर जनरली एक्वेटिक, मोस्टली दे आर एक्वेटिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली दे आर फाउंड इन प्लैंक्टोनिक फॉर्म। दे आर फाउंड इन प्लैंक्टोनिक फॉर्म। प्लैंक्टन कहते हैं जो पानी की सतह पर फ्लोट करते रहते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which generally found floating on the water surface, that is called as what, planktonic form. So ये बात ध्यान रखने की इसके बारे में। Thereafter we talk about the structural issues. Okay, now you see structural issues, they are generally unicellular. They are unicellular. So if the organism is unicellular, all the time we know that the cell is first cover is having cell membrane. What they will have? Cell membrane. Okay, then after, as we know that they are unicellular, microscopic, they are eukaryotic. Eukaryotic means they have, U means developed, karyon means nucleus. They have a well developed nucleus within. So we draw here a nucleus, a small nucleus. So this is the nucleus they are having. This is the nucleus they are having, right? As they are eukaryotic in nature. So this comes here. न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा मैं किसी मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं अभी आपसे, ये हम जनरल कैरेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ मे हैव कवरिंग ऑफ सर्टेन केमिकल डिपोजिशंस that can be pellicle, that can be cuticle, that can be cell wall. Okay, so I am writing a new name for you, that is pellicle, right? Pellicle is a chemical structure that forms the cover of certain cells in nature, right? They may have pellicle, cuticle and cell wall, right? As we are saying that they are nucleus, they are eukaryotic, definitely they will possess some genetic material. So they have a linear genetic material with them, that is DNA. What do they have? They have DNA. Okay, so DNA is the genetic material. आप जानते हैं क्लास 9 में पढ़कर आ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, that is what, न्यूक्लियोलस. What? Nucleolus. As they are eukaryotic, so you will find other structures like if I draw, I am sure कि इसके ड्रॉ करते ही आप इसका नाम मुझे बता सकते हैं। बताइए, this is what, mitochondria. This is what, mitochondria. And another structures you will also find like Golgi body, lysosomes, as this is a eukaryotic structure, correct? तो ध्यान रखिएगा, this is mitochondria. इसकी स्पेलिंग मैंने जो लिखी है वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे माइट्रो लिख देते हैं, माइट्रो गलत होता है, माइट्रो गलत होता है, mitochondria is the correct spelling for that. Okay, thereafter we see as they are eukaryotic, they will have ribosomes, but this time interestingly they will have 80s ribosomes. Okay, as they are what, eukaryotic, so they will possess 80s ribosome structure. After that, if the organism is photosynthetic,
अगर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, अगर वो फोटोसिंथेसिस के लिए केपेबल है, तो डेफिनेटली दैट विल पोसेस व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. व्हाट? दे विल पोसेस क्लोरोप्लास्ट. दे विल पोसेस क्लोरोप्लास्ट. इसकी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ग्रीन कलर मेरा रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोरोप्लास्ट है और ये फोटोसिंथेसिस को केपेबल बनाता है, ठीक है. In the motile structures there can be different structures to locomote और locomotion के लिए, ठीक है. They may have cilia, they may have flagella, they may have pseudopodia. So we are not going to discuss much more in this topic. That one सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूं, that they may contain flagella to move on. They may contain flagella to move on. Okay, so this is single one I am drawing, that I am calling it flagellum. Okay, so this is a general structure. Okay, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं ये इसका साइटोप्लाज्म है. What is that? Cytoplasm. So they show a unique phenomena that we call cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming, right? Cytoplasmic streaming का मतलब होता है इनका साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है सेल के अंदर, ठीक है. Now we talk about the locomotion, a very very important feature of the member of this ग्रुप. ओके, लोकोमोशन. देखिए कितने तरीके के लोकोमोशन के रास्ते भगवान ने इनको दे दिए या नेचर ने इनको दे दिए. सो दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं, जा सकते हैं. दैट दे मे हैव फ्लैजेला. व्हाट? दे मे हैव फ्लैजेला टू मूव ऑन. दे मे हैव सूडोपोडिया. व्हाट? सूडोपोडिया तो आप बहुत स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं अमीबा के बारे में. सूडोपोडिया से ये मूव कर सकते हैं. दे हैव सीलिया for their locomotion, right? They show some specific features. I'm writing here. They show wriggling movement. Wriggling movement. Okay, wriggling movement. देखिए सबके बारे में धीरे धीरे करके बात करूंगा आपसे. And they may have mucilage propulsion. They may have mucilage propulsion to move on. Okay, अब हम एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं कि सब ये क्या चीज होती है, ठीक है. So as we see that flagella, you all know. In the flagella, suppose this is the organism, कुछ भी हो सकता है, इस सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं. Flagella are long hair or thread-like structures, so which allow the organisms to move on. Okay, flagella generally नंबर में कम होते हैं और लंबे होते हैं. यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है बेटा, ये आप आगे बढ़ेंगे जब मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, प्रोकैरियोटिक्स, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर आप इस फ्लैजेला को यहां से कट करें, कट करके इसका स्ट्रक्चर आप अंदर की तरफ खोल दें, इस तरह से गोल स्लाइड आपके पास निकल के आएगा. अगर आप इसको खोल दें तो आप ये नोटिस करेंगे इसमें जो अंदर प्रोटीन होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, उसके जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक सिस्टम बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन सेंटर में 2 + 2 अरेंजमेंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? 9 + 2 अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट फ्लैजेलम. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पहले मैं सीलिया यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं. आप ध्यान रखिएगा कि मैं अब क्या बात कर रहा हूं आपसे. सो सीलिया के बारे में अगर बात करूं, अभी फ्लैजेला को डिस्कस किया, अब मैं सीलिया के बारे में बात कर रहा हूं. ध्यान रखिएगा, पहले लिख दिया है, आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं कि अभी मैं सीलिया के बारे में बात कर रहा हूं. सीलिया आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, very small hair like structures, but they are more in number. वो बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, और वो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं. They show a special rhythm, they show a special type of movement to allow the organism to move on, to shift the position. Okay, तो हमने बात की फ्लैजेला की, then we talked about the cilia. Okay, now we talk about the pseudopodia. सबसे लास्ट में बात करेंगे wriggling movement. देखिए wriggling movement क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट होता है ये. इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बॉडी को शिफ्ट करते हैं, ठीक है. जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को, पूरी बॉडी को ये यहां से आगे शिफ्ट करेगा, लाइक दिस. ये बॉडी यहां से इधर शिफ्ट कर दी और इस बॉडी को आगे की ओर ले गया. तो दिस इज कॉल्ड एज wriggling movement, ठीक है. अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके आगे की ओर खिसकना. देखिए इतना शिफ्टिंग हो गई इसकी, अगर पुरानी पोजीशन से आप नोटिस लें इस चीज को, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज wriggling movement. सो वी टॉक्ड अबाउट फ्लैजेला, सीलिया, wriggling, म्यूसिलेज प्रोपल्सन. म्यूसिलेज प्रोपल्सन क्या होता है, सपोज ऑर्गेनिज्म यहां पर है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं.
म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं पीछे की तरफ। जैसे आपने देखा है प्रोपल्सन मतलब रॉकेट में होता है, रॉकेट नीचे की तरफ फ्यूल को प्रोपेल करता है, खुद ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से ये एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। व्हाट वी कॉल देम बेटा? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज को पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में सीक्रेट करते हैं और खुद आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं म्यूसिलेज प्रोपल्सन, ठीक है। सो फ्लैजेला, सीलिया, रिगलिंग एंड म्यूसिलेज प्रोपल्सन। लास्ट में आते हैं सूडोपोडिया, जिस नाम को आपने कई बार सुना है। एंड यू वुड हैव बीन ऑब्जर्विंग द pseudopodia in a very famous organism that you all know, that is amoeba. And here I draw the pseudopodia. Pseudopodia. Pseudo means false, okay? False, and podia means legs. False legs हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, झूठे पैर। Exactly पैर जैसी सिचुएशन नहीं है, exactly legs are not there, but they have some structures which allow them to shift from their original position or to move on, okay? अब देखिए यहाँ पर सूडोपोडिया होते हैं, इनके शेप के अकॉर्डिंग कई तरीके के हो सकते हैं। मैं पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें, ठीक है। दे मे बी एक्सोपोडिया, दे मे बी लोबोपोडिया, दे मे बी फाइलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप दे कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स of this group, whether it is by the flagella, by the pseudopodia, by cilia, by wriggling, very important, and then mucilage propulsion, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में था? About the locomotion in protistans. Now we talk about the major issue, that is reproduction, okay? Reproduction, एक बात ध्यान रखिएगा, हम इस चैप्टर में इनके reproduction methods को explore नहीं करेंगे, ना आपके सिलेबस में है, ना हमें इतना डीप इसके अंदर जाना है, पर इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ओके। सो दे शो टू टाइप्स ऑफ मेजर रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual and sexual. Asexual, where a single organism is involved, okay, that can be of the binary fission, that can be of the multiple fission, plasmotomy, budding, spore formation, okay. So they can be of the different types. And finally, that you all know, sexual reproduction, where fusion of male and female gamete takes place and the reproduction occurs. So no need to go much deep about the reproduction method in this chapter, okay. We should have just information about the types. Then after we talk about the nutrition in all organisms, nutrition, right? So here we are going to study about the nutrition in the protistans or the members of the protistans. Look, these are very common names for you. आप इन सबको जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, सबके बारे में मैं अभी भी आपको बताऊंगा। But look here, a very interesting term I am writing here, that is mixotroph. ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियोस में, but here we will talk it especially, okay? We will talk about the mixotroph in the end, right? Interestingly, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप सीख लीजिए क्या क्या करते हैं, ठीक है ना? They can be photosynthetic, okay? You know that they can perform photosynthesis. वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उनके पास डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट भी होता है। So they can prepare their own food by their own. Thereafter, saprophic. Saprophic, they can be saprophytic. Saprophytic or saprobic. What does it mean? That they obtain their food by the dead and decay material. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टर्म को, डेड एंड डिके मटेरियल। इसका मतलब होता है कि वो अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर अपनी बॉडी में उसको सक कर जाते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन, टेकिंग द फूड इन, इंजेस्ट करना पीसेस के फॉर्म में, टुकड़े के फॉर्म में किसी फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। सो दिस इज द फीचर। पैरासिटिक फॉर्म, लिविंग्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करना, लिविंग्स के ऊपर फीड करना, डायरेक्टली फीड करना, ठीक है। तो ये चार तो कॉमन चीजें आपको पता ही है। नाउ वी टॉक अबाउट द मिक्सोट्रॉफ्स, ओके। मिक्सोट्रॉफ का एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, वो है यूग्लिना, वेरी वेरी फेमस। यही वो ऑर्गेनिज्म है जिसने इस बात की ओर लेड किया, मूव किया कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर वेरी पेक्यूलियर। ये क्या क्या कर सकता है? It can be photosynthetic, it can be holozoic, and it can be saprobic, okay. So this, because of all these different types of, as per the neat nutrition methods, this organism is called as mixotroph. Very very unique example, okay. So this was enough for today. Thank you very much. Keep studying.